नारी पुरुष की समानता और महिला के अधिकार पर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। और डॉक्टर लोहिया की जो सप्त ग्रंथियां में एक है नारी और पुरुष की समानता। आज भी दुनिया में और हमारे देश में और ज़्यादा है, क्योंकि जातिवाद भी है और नारीवाद के खिलाफ भी है, पुरुषवाद है। तो हमको मुझे लगता है कि ये सम्मेलन में हमको एक बात को जरूरी सीरियसली लेना जरूरी है। धन्यवाद। मैं फिर अभी मेरा औपचारिक शिक्षण अर्थशास्त्र में हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हूँ। मैं राजनीतिक अर्थशास्त्र का अभ्यासक हूँ और पढ़ाता हूँ। मैं राजनीतिक इसलिए कह रहा हूँ ये क्योंकि ये आज का जो टॉपिक है और इस सत्र का जो टॉपिक है वो काफी उससे रिलेटेड है। अर्थशास्त्री क्या करते हैं? अर्थशास्त्री आपको ऐसे दिखाते हैं कि अर्थशास्त्र बाकी मानवीय जीवन अंगों से अलग है और उसका सामाजिक और राजकीय और अलग ढांचों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये उनके लिए फायदे से रहता है। वो कैसे हो उसके ऊपर बाद में आऊंगा, लेकिन मैं पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा सत्र होना काफी जरूरी था जहाँ पे सिर्फ आर्थिक का साइलोज में या फिर अलग अलग से बातचीत ना हो, पर्यावरण के अलग अलग से बातचीत ना हो और सामाजिक के अलग अलग से बातचीत ना हो। तो इसी पॉइंट को आगे लेके जाके मैं इन सारे चीजों को एक साथ लाके आर्थिक स्वरूप से कैसे मैं एज ए युवा देख सकता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ खड़ा होकर एक बात तो महसूस हो ही रही है कि यहाँ पे पैनल में यार सामने भी ज्यादातर लोग जो है उनका दशकों का अनुभव है और आप मुझे यहाँ पे देख रहे होंगे जो 30s में है। अभी मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं इसको अवसर समझता हूँ और मैं मेरे 30s और मेरे जनरेशन की बात रखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी जनरेशन इस आर्थिकता को, आज की जो समस्या है, ये जो चुनौतियां है, इसको किस तरह से देखते और महसूस भी करते हैं। शायद फिर हमारे बीच में एक डायलॉग बने और वो जनरेशनल गैप जो है सो कॉल जो नहीं है, मुझे लगता है वो भी चला जाए। तो मैं कहूँगा मेरी पीढ़ी जो है वो 1991 रिफॉर्म्स का अपत्य है। हम मतलब हम हमारे माँ बाप सब है, लेकिन मुझे ज्यादा लगता है कि मैं 1991 के जो रिफॉर्म्स थे, निजीकरण, जातीयकरण और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड शिक्षण लेना शुरू किया। मैं जब स्कूल में गया तब तक स्कूल्स प्राइवेटाइज हो चुके थे और मेरी जो पेरेंट्स की पीढ़ियां थी उनका सारा का सारा शिक्षण जो हुआ था वो एक स्टेट फंडेड एजुकेशन सिस्टम में हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे मैं समाजवादी देख रहा हूँ जो अभी 40s 50s के आगे होंगे, लेकिन उतने सारे समाजवादी में मेरे जनरेशन में क्यों नहीं देखता हूँ, ये सवाल मुझे हमेशा आता है। तो शायद इसी को लेके मैं आखिरी में जब आऊंगा तब विकल्प की बात करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं और एक आपको बताना चाहता हूँ कि आर्थिकता के बारे में, सिस्टम के बारे में। अगर मैं आज 30s में हूँ, मेरा कनेक्शन 20s में जो जनरेशन है उनसे भी है। हमें मोहित क्या करते हैं, हमारे लिए विकास की क्या व्याख्या है? हमारे विकास की व्याख्या ये है कि वो काफी तकनीकी है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमें विकास लगता है। आपके हाथ में फोन आ गया, आपके हाथ में ऐप आ गया, आप ऐप से एक क्लिक पे 2 मिनट में ग्रोसरी मंगा सकते हो, 15 मिनट में कुछ पढ़ भी सकते हो। और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी आ चुकी है। तो मैं इसका जब ख्याल कर रहा था तब आपको पता ही होगा और एक सोशल मीडिया चैनल है जिसका नाम है इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे भी उतना ही एक्टिव हूँ। उस पर जब जा रहा था मैंने देखा कॉन्गो और पैलेस्टीन में बच्चे मर रहे हैं। ये क्यों मर रहे हैं? मैंने उसको लेने के लिए आपको उन लोगों का वहां से विस्थापन करना जरूरी है। आप उनको डिस्पोजेस किए बिना, उनकी जमीनें हड़पने दिए बिना आप वहां पे आपके फैक्ट्री नहीं लगा सकते हो, आप आपका डेटा सेंटर नहीं खड़ा कर सकते हो और आप इसका आपका एआई डेवलपमेंट। हमारे जो भारत में एआई यूज कर रहे हैं वो तो काफी लोवेस्ट फॉर्म ऑफ एआई है। वहां पे जो है उनका काफी, मैं लंदन में रहता हूँ आजकल, तो मैंने देखा कि वहां का टेक्नोलॉजी कितना आ गया और अभी का टेक्नोलॉजी कितना हमारे यहाँ पे कितना है। तो इसके फायदे उनको ही हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या? इसके पीछे मुझे लगता है कि जो पूंजीवादी विचारसरणी है उसको सिर्फ प्रॉफिट से अपना मतलब है। और जब मैं अभी भारत की बात करता हूँ तब मुझे पूंजीवाद ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई देता है 1991 से।
तो अभी आप देखिए मतलब हमारी आदत होती है कि मैं एकेडमिक भी हूँ तो हम आंकड़े फेंकते रहते हैं, नंबर्स फेंकते रहते हैं, तो मैं उसका पूरे इस्तेमाल करूंगा। अभी मैं जब देखता हूँ, आपको सभी को पता ही होगा कि ये जो इनइक्वालिटीज है हमारे देश में वो काफी ज्यादा है। 1% लोग, 1% लोग ये 23% नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट, मतलब उनका नेशनल इनकम 23% है। नेशनल वेल्थ देखा जाए तो 40% है, मतलब 90%, 99% लोग आज भी सिर्फ 60% भी जी रहे हैं। उसमें भी मिडिल क्लास निकाल दो तो 80% लोग आज सिर्फ 10 या 30% के बीच में हम उसी संपत्ति पे जी रहे हैं, और उतना ही हमारा इनकम है। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, मुझे लगता है कि ये काफी हमें भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब आप देख रहे हो आपकी जनरेशन ने एक घर खरीद पाए मिडिल क्लास इनकम होके भी, और अपने अच्छे से स्टेट फंडेड एजुकेशन लेके, हम लोग नहीं खरीद पाते। मैं हायर मिडिल क्लास से आता हूँ रहूंगा शायद, और मैं भी सपना नहीं देख पाऊंगा कि आज मैं खुद के दम पे कोई घर खरीद पाऊँ। हम भी डिस्पोजेस हो गए, हमें भी शहरों में जाना पड़ता है और वहां पे जॉब ढूंढने पड़ते हैं। एक शहर में टिका हुआ नहीं रहता है, 10 शहरों में घूमना पड़ता है, तो कहाँ घर है? और ये देना भी चाह तो ले भी नहीं पाएंगे, इतने सारे प्राइसेस है रियल एस्टेट के। अभी देखिए ये रियल एस्टेट और ये सब कॉर्पोरेट प्रॉफिट का भी अगर मैं आपको अगर आंकड़ा दूं, आपने भी देखा होगा शायद, मैं इसके ऊपर आता हूँ, लेकिन आपने शायद, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने देखा है, अडानी ने 1 रुपए में और बिहार में अभी जमीन खरीदी। जब वो अडानी वहां पे 1 रुपए में जमीन खरीदता है, और मेरे जैसा युवा यहाँ पे 10-10 घंटे काम करके एक खोली नहीं खरीद सकता है मुंबई में, तो मुझे तो लगेगा कि फिर मैं तो जाऊंगा ही समाजवाद के पास, मैं तो जाऊंगा ही मार्क्सवाद के पास, मैं तो उसकी बात करूंगा ही, उसमें कोई गैर है ही नहीं। लेकिन मैं जब आंकड़े भी देखता हूँ ऐसा अर्थशास्त्री करके, तो देखिए ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट जो है, मैं फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात कर रहा हूँ, उसमें 1.9% ग्रोथ था, वो सिर्फ 5 सालों में, आज 2025, सिर्फ 5 सालों में वो 7% तक बढ़ चुका है। ये नंबर आपको छोटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको उसका फिगर दूंगा। 15 लाख करोड़ सिर्फ इन कैश प्रॉफिट है इन कॉर्पोरेट हाउसेस का, और यहाँ पे लोग भूखमारी से मर रहे हैं। वहां पे लोगों को, दिल्ली में वहां पे लोगों को मुसलमान और बांग्लादेशी बोल के उनका वहां पे बुलडोजर चला दिया उनके घरों पे। और है मेरे पास, ये देखिए अभी अडानी का देखिए, अडानी का ओवरऑल आपका जो प्रॉफिट है ईयर ऑन ईयर, मतलब हर साल पे, वो 78% से बढ़ रहा है। 78% प्रॉफिट एक कंपनी का। मैं एज ए युवा, एज ए थर्टीज, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि कैसे 78% हो रहा है। मेरी यहाँ पे सैलरी घटती जा रही है, वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं उनके वेजेस घटते जा रहे हैं, उनको 200 रुपए नहीं मिल रहा है। मैं जब बैंक में काम कर रहा था, हम 100-200 रुपए के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर से लेके सबसे हम झगड़ते थे, क्योंकि उसको रोज की रोटी नहीं मिलने वाली उसके वजह से। तो ये है। और अडानी देखिए यहाँ पे 90,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में उसने प्रॉफिट कमाया है, 90,000 करोड़। ये इससे मुझे तो लगता है कि पूरा मुंबई चल जाएगा 1 साल के लिए, और ये 1 साल के लिए कर रहा है। और एक देखिए जो अभी उससे मुझे याद आया कि अडानी ग्रीन एनर्जी, ये सस्टेनेबल एनर्जी की बात करते हैं, वो बात कर रहा है कि मैं पावर सप्लाई दूंगा आपको, ग्रीन एनर्जी दूंगा। ग्रीन एनर्जी से भी प्रॉफिट, अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करें, सस्टेनेबल की बात करें, तो इसमें प्रॉफिट कैसे आता है? लेकिन मुझे आपको और एक नंबर देना चाहिए। ग्रीन एनर्जी से अडानी ग्रुप का प्रॉफिट है 10,000 करोड़, एक्चुअल नंबर है 9,495 करोड़। और एक उसका सेगमेंट है जिसको इबिटा बोलता है, उसका भी प्रॉफिट है 9,000 करोड़, और कैश इन प्रॉफिट है 5,000 करोड़ पर ईयर। जब मैं ये देखता हूँ तब मुझे काफी परेशानी होती है। और मैं यहाँ पे 30s में मैं 10 घंटा काम कर रहा हूँ, 5 घंटा काम कर रहा हूँ, उससे भी 4 घंटे बचा के किसी मूवमेंट के लिए दे रहा हूँ। तो मुझे एक सवाल आता है, जब मैं विकल्प के, ये समाजवादी विकल्पों के बारे में यहाँ पे बोलना चाहिए था, तो मैं विकल्प के ऊपर आऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे शायद ये सवाल का मुझे खुद ही आंसर ढूंढना पड़ेगा कि मेरे जैसा और मेरे एज का कोई व्यक्ति फुल टाइम 100% किसी मूवमेंट में क्यों नहीं आ सकता। तो इसके कारण काफी है, क्योंकि आपका जो पूंजीवाद है वो आजकल सिर्फ आपके वर्क प्लेसेस तक सीमित नहीं हो, आपके घरों में घुस चुका है।
मैं जब घर में बैठता हूँ और जब मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता हूँ तब मैं कॉर्पोरेट्स के लिए प्रॉफिट कमा के देता हूँ। और ये जो सब व्हाट्सएप वगैरह भी चला रहा हूँ मैं उनके लिए ही प्रॉफिट पैदा करके दे रहा हूँ, और मुझे एडवर्टाइजमेंट भी दिखा रहे हैं उसके साथ जो मैंने मांगे भी नहीं। तो मेरे जो डिजिटल स्पेस है, डिस्पोजेशन की हम बात कर रहे थे, लैंड डिस्पोजेशन हो रहा है वहां पे मध्य प्रदेश में हो रहा है, झारखंड में सालों से हो रहा है, और वो डिस्पोजेशन वर्चुअल भी, क्योंकि जो मैं स्पेस ऑन करता हूँ मेरे फोन में वो भी अभी मेरे पास नहीं है, वो पूंजीवादियों के पास है। मेरे को उसमें ऐड दिखाएगा, मुझे बताया बिना कौन से ऐड दिखाएगा, वो मेरे निजी इंफॉर्मेशन का यूज करके मुझे ऐड दिखाएगा। तो अभी बताइए, मैं उस ऐड में जब चला जाता रहता हूँ और मेरे पास घर नहीं है तो मैं डिस्प्लेस हूँ। मेरे जैसा युवा को अभी हम कल बात कर रहे थे, वहां पे काफी सारे युवा से बात कर रहा था, मेरी एज के साथी है, सवाल मुझे पूछा था। तो सवाल मतलब बोले कि उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम? बोले कि अविवाहित युवकों का प्रॉब्लम। आपको शायद लग रहा है अविवाहित युवकों का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वही प्रॉब्लम है, उसके पीछे भी इकोनॉमिक रीजन है। जब मैं मेरे दोस्त से पेन में रहता है, उससे बात कर रहा था, वो बोलता है कि पेन में जो लोग, पेन यहाँ पे एक तालुका है मुंबई के पास, रिक्शा चलाते हैं या फिर कुछ और करते हैं छोटा मोटा धंधा, उनके लिए भी शादी करने के लिए उनके लिए कंपलसरी एक फ्लैट होना चाहिए पेन में। बम्बई से आसपास से लोग आते, कोंकण से आते, उनके लिए खुली रहना चाहिए मुंबई, लेकिन वहां खुली ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जॉब भी वैसे नहीं, हम तो सिर्फ सोने जाते वहां पे, रास्ते पे आपने खड्डा डाल दिया तो वहां भी सो जाएंगे। तो सैक्रिफाइस की बात नहीं, सैक्रिफाइस करने की युवा की पूरी तैयारी है, लेकिन मुझे लगता है जब विकल्प की बात करें तो मैं संगठन पे बात करूंगा, मैं बाकी पॉलिसी पर बात नहीं करूंगा। वो अर्थशास्त्र में और हमारे एकेडमिक्स में काफी बात करते हैं उसके ऊपर, वो बोरिंग है। मैं बात करूंगा संगठन की। अगर मुझे संगठन है, आपने मुझे कहा कि आप स्वतंत्रता पे विश्वास रखो, हमने रखा। आपने कहा इक्वलिटी पे विश्वास रखो, समानता पे रखो, हमने रखा। आपने कहा कि सामाजिक न्याय के ऊपर उसके लिए लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अगर ये सब चीजें संगठन में प्रैक्टिस नहीं हो रही होगी तो शायद आपके साथ कोई भी युवा 100% फुल टाइम देने के लिए तैयार नहीं होगा। जब तक वो अंदर से आएगा और वो प्रैक्टिस, और समाजवादियों के एक्चुअली ये समाजवादी में ज्यादा दिखता है मुझे, क्योंकि वो जैसे है जो विचार है वही आगे लेके जाते हैं और वो एज अ पर्सन भी वैसे होते हैं, मुझे मतलब सही लगता है। लेकिन जब संगठन आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, ऑर्गेनाइजेशन में आपको भी पता नहीं चलेंगे लेकिन पूंजीवाद के जो कुछ प्रिंसिपल्स और एथिक्स है अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे भी पैसा थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि जब मतलब आपको लगेगा कि उद्विग्नता या फिर विफलता से मैं बात कर रहा हूँ और ये भावनिक हो रही है, भावनिक नहीं है। मुझे लगता है कि आपको विश्वास दिलाना होगा हम जैसे लोगों के लिए कि अगर तू मटेरियली भी स्ट्रगल करे तो हम लोग तुझे संभाल लेंगे, एटलीस्ट तुझे 2 वक्त की रोटी देंगे। आई एम श्योर कि दत्ता जैसे लोग या फिर पीछे जो लोग हैं, जिन युवा साथियों से मैं कल बात कर रहा था मेरे साथ, मैं लंदन छोड़ के यहाँ पे एक पेड़ पे आ जाऊँ, मतलब मैं आने वाला हूँ, नॉट लाइक दैट। सो कि जो प्रेम, सद्भावना और ये सब चीजें हैं जो लोकतंत्र के मुझे लगता है ढांचे में, और वो सब चीजें प्रैक्टिस करना काफी जरूरी है। मुझे पता है कि मटेरियल स्टेबिलिटी के बिना ये भी प्रैक्टिस नहीं होती है, आई एम अवेयर ऑफ दैट। लेकिन एज अ युवा, एज मूवमेंट, एज समाजवादी, और आप मार्क्सवादी होंगे या फिर कोई भी प्रोग्रेसिव होंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन वो सब कर सकती है, और इतना तो मुझे लगता है। दूसरा, संवाद। मुझे लगता है कि संवाद काफी इंपॉर्टेंट है। वो इंटर जनरेशनल होगा, वो इंटर क्लास होगा, वो इंटर कास्ट होना चाहिए, वो मेल विमेन, ये सब संवाद खुला होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, ये तो यही, लेकिन मुझे लगता है लोकतंत्र का सबसे आत्मा जो है वो संवाद है, और जब तक आप में और मुझ में संवाद चला रहेगा तब तक शायद हम इस लोकतंत्र को सच में बचा पाएंगे। लोकतंत्र एक यूटोपिया है, लोकतंत्र आइडियलिज्म है। मुझे लगता है कहीं पे 100% अगले 500 साल में लोकतंत्र पूरी तरीके से 100% आने वाला है। वैसे ही समाजवाद भी एक यूटोपिया है, लोकतंत्र से आगे वाला समाजवाद एक यूटोपिया है। शायद उसमें साम्यवाद भी होगा, मार्क्सवाद भी होगा, लेकिन हमें बड़े वाले आइडियलिज्म के लिए सोचना चाहिए, हमें बड़े वाले यूटोपिया के लिए सोचना चाहिए, हमें सिर्फ छोटे के लिए। और मुझे आज की जो सिचुएशन है उसमें लगता है कि ये जो फासिज्म है, फासीवाद है, वो हमेशा इकोनॉमिक क्राइसिस में ही आता है।
इट्स ऑलवेज ऑन पेरिफेरी। जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है पूंजीवाद का, तो वो उसको उठा के सेंटर में लाके रख देते हैं। देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है वहां पे, देखिए वहां पे लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में होकर, जहां मैं रह रहा हूं, फिर भी वो पहले वहां पे बोल्सोनारो था ब्राजील में, और आप फिलीपींस देखिए, जर्मनी देखिए, अभी आजकल इटाली देखिए, और आप फ्रेंच देखिए। आपको क्यों लगता है कि इनमें दोस्तियां हो रही है? ट्रम्प और नेतन्याहू उनके लिए ये उसके पीछे पूंजीवाद है, उसके पीछे पूंजी, उनके प्रॉफिट्स है, उनको प्रॉफिट्स। और मुझे लगता है ये फांसीवाद जब आता है तो लोकतांत्रिक, जैसे राहुल गांधी बात कर रहे इलेक्शन मोर्टालिटी, दैट इज सो सीरियस। तो आपके लिए जो स्पेस था, जो लोकतांत्रिक एकमेव स्पेस था, एक लोकतंत्र, गणतंत्र का एक बीच वाला स्पेस, जहाँ पे हम समाजवादी या फिर लोकतंत्र पे विश्वास के लोग लड़ सकते हैं, वो स्पेस भी अभी चला गया। तो मुझे लगता है आई एम डिस्टोपियन, मैं निराशावाद मुझे लगता है कि जन आंदोलन ही इससे कुछ है। जन आंदोलन के सिवा इसके लिए कोई विकल्प नहीं है, और उसके लिए जन आंदोलन के लिए आपको संगठन फॉर्म करना पड़ेगा। संगठन के लिए आपको युवाएं लगेंगे, और वो युवाएं सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होने वाली युवाएं। और आजकल सिचुएशन काफी खराब है, रोजी रोटी का सवाल है, सर्वाइवल का सवाल है। हम एलिनेटेड फील करते हैं, हम फैमिली से भी एलिनेटेड है, हम मूवमेंट से तो एलिनेटेड कब के हो चुके हैं, हम फैमिली से भी एलिनेटेड है, माँ बाप से नहीं बात कर पाएंगे, दोस्तों से बात नहीं कर पाते हैं। हमारा वर्क जो है वो हमें हमेशा 10 घंटे 12 घंटे उसी में रखता है, जो थोड़ा बहुत नींद मिलता है वही है, और इनर बॉडीली रिप्रोडक्शन करके हम काम को दूसरे दिन जाते हैं। जब तक उससे हमें छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक कोई युवा शायद वापस यहाँ पे नहीं आता है। मैं तो प्रिविलेज हूँ, मैं तो लंदन से आ रहा हूँ, उनका ही पैसा यूज करके मैं यहाँ पे थोड़ा सा है ना आपके साथ बात करना है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे युवाएं बाहर बैठे हैं जो कभी नहीं आ पाएंगे। Unless and until we provide them this kind of system, this kind of संगठन, which will support them not just emotionally, ideologically, but materially as well in some sense. मैं नहीं कह रहा कि उनको पगार दो, उनको ये करो, लेकिन जब भी क्राइसिस क्रिएट हो इस पूंजीवाद का, इस फांसीवाद का, तब ये सारे जो आपकी पीढ़ी और सब लोग हैं, उन लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए तैयार होना। शायद मुझे लगता है मेरे लिए यही विकल्प है, लेकिन मैंने इस भाषण को ज़्यादा एकेडमिक नहीं रखा, वरना मेरे पास जैसे हर एक एकेडमिक के पास नोट्स होते हैं वैसे 20 पेजेस के नोट्स थे, लेकिन मुझे लगा कि पॉइंट नहीं था। तो थैंक यू। क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक नई अतिथि में को आए हैं, हर्षवर्धन सपकाल जी, जो कांग्रेस के महाराष्ट्र के